हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और जीएस के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन, मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखिए दोस्तों। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। लेखपाल के लिए महत्वपूर्ण जो 25 क्वेश्चन जीएस से संबंधित हैं वो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, आप लोग देखिएगा इनको। आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? तो जो कठोरतम धातु है सबसे ज़्यादा वो हो जाएगा प्लेटिनम। सबसे कठोरतम धातु जो होती है वो प्लेटिनम होती है। लेकिन हीरा जो कार्बन का शुद्ध रूप है, ज्ञात पदार्थों में सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, जो हीरा है, हीरा जो कार्बन का शुद्ध रूप है, ज्ञात पदार्थों में सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। और ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप होता है। और कार्बन का रबादार अपर रूप हीरा एवं ग्रेफाइट हैं। तो वो आप लोग देख लीजिए, जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस कारण से तरल पदार्थों में क्वथनांक में भिन्नता होती है? तो दाब में भिन्नता के कारण तरल पदार्थों व द्रवों के क्वथनांक में भिन्नता होती है। तो इसका जो राइट आंसर है, दाब में भिन्नता के कारण। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो क्वथनांक है वो दाब का समानुपाती होता है, क्वथनांक। अब दाब को बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ता है, यानी अपन दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक बढ़ेगा। और गलनांक जो होता है वो घटता है। दाब के बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ता है और गलनांक घटता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। आगे देखते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर पड़ने वाले बल को दाब कहते हैं। जो दाब की डेफिनेशन है, किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर पड़ने वाले बल को दाब कहते हैं। और जो दाब बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया मतलब बल बटे क्षेत्रफल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मनुष्य का केसरूक दंड में कितनी केसरूक होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। जो है मनुष्य का केसरूक दंड 33 केसरूक से मिलकर बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी केसरूक उपस्थित की गद्दियों द्वारा जुड़े होते हैं। जो सभी केसरूक हैं वो गद्दियों की उपस्थिति द्वारा जुड़े होते हैं। इन गद्दियों से केसरूक दंड लचीला रहता है। तो अब देखो 33 भागों में कैसे बांटा गया है इसको। गर्दन में 7 केसरूक, वक्ष में 12 केसरूक, कटी 5 केसरूक, त्रिक 5 केसरूक, पुच्छ 4 केसरूक। तो इस हिसाब से 33 हो जाएगा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे डैश 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 में जुड़े होते हैं। मतलब किस में जुड़े होते हैं? तो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे बराबर समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। वे समांतर क्रम का में जुड़े होते हैं। और जो समांतर क्रम का प्रतिरोध है वो होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इसका राइट आंसर समांतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
हर मट्टन पौने किस मरुस्थल से चलती हैं? जो हर मट्टन पौने हैं वो आपकी सहारा मरुस्थल से चलती हैं। पश्चिम अफ्रीका से बहने वाली शुष्क एवं धूल भरी व्यापारिक हवा को मतलब हर मट्टन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो पश्चिमी अफ्रीका से बहने वाली हवा है उसको हरमट्टन कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न फसलों में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? धान, गेहूँ, मक्का, चना। तो जो खरीफ की फसल नहीं है वो आपकी हो जाएगी गेहूँ और चना, क्योंकि ये फसलें रबी की फसलें हैं। तो जो खरीफ की फसलें होती हैं दोस्तों वो जैसे धान हो गया, बाजरा, सोयाबीन, मक्का, मूंग, गन्ना, ज्वार, मूंगफली, जूट आदि। तो जो खरीफ की फसलें हैं उन्हें अपन जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काट लेते हैं खरीफ की फसलों को। तो और जो रबी की फसलें होती हैं वो अक्टूबर और नवंबर माह के दौरान बोई जाती हैं, जो कम तापमान पर बोई जाती हैं दोस्तों, और फरवरी और मार्च के बीच उन्हें काट लिया जाता है। तो जो है गेहूं और जो चना है वो रबी की फसल है, इसलिए गेहूं और चना फसल खरीफ की नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का विकास किसने किया? तो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है इसका विकास IBM ने किया और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के संयुक्त रूप से हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? जो BPL परिवार के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो जो भारत के नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए जो समिति गठित की गई थी वो प्रोफेसर SR हाशिम समिति गठित की गई थी। प्रोफेसर SR हाशिम। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। हाशिम समिति गठित की गई थी। ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि हाशिम समिति जो समिति है, इस समिति की अध्यक्षता प्रोफेसर SR हाशिम ने की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2012 में प्रदान की थी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो जो ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है, ऑप्शन सी स्थानीय मेलों पर कर, बिक्री कर और भू राजस्व कर, ये जो है लगाए जाते हैं आपके राज्य सरकारों द्वारा वसूला जाता है इसको, बिक्री एवं भू राजस्व कर को। और जो कृषि पर आयकर होता है राज्य सरकार द्वारा लगा सकते हैं। आयकर भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है। निगम कर भारत सरकार की आय का मुख्य स्रोत है। जो निगम कर है दोस्तों वो भारत सरकार की आय का मुख्य स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। सरकारिया आयोग है निम्नलिखित संबंधों में किसकी समीक्षा हेतु गठित किया गया था? तो जो सरकारिया आयोग है वो केंद्र तथा राज्यों के मध्य
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा हेतु इसको गठित किया गया था, सरकारिया आयोग को। इस आयोग का गठन 1983 में किया गया था। इस आयोग का गठन जो है 1983 में किया गया था, और आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी वो 2 नवंबर 1987 को सौंपी थी। 2 नवंबर 1987 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 300 का तक केंद्र राज्य की विधायी शक्ति, प्रशासनिक शक्ति और वित्तीय शक्ति का उल्लेख है भारत के संविधान में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान संघवाद की ओर उन्मुख है और संघवाद कनाडा के संविधान से अपनाया गया है। तो इसका राइट आंसर देख लीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किसके तहत आती है? तो वो आती है भाग 9 के तहत। IX भाग 9 के तहत पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। और जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसके द्वारा पंचायती राज के वैधानिक राज्य का दर्जा जोड़ा गया। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य विकास में जनभागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और जो है पंचायती राज दिवस जो मनाते हैं वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद कर सकती है। और इसका जो वर्णन है मौलिक अधिकार का, ये भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार का वर्णन भारत के संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो भारतीय संसद के भाग 5 तथा भारतीय संविधान के भाग 5 तथा अनुच्छेद 79 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, संसद का 79 के तहत, आर्टिकल 79 के तहत उल्लेख किया गया है भारत के संविधान में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन देखिए आप लोग, उटकमंड, अन्नाईमुड़ी, दोदाबेट्टा या महाबलेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई है लगभग 2695 मीटर है और ये भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जोजिला दर्रा जोड़ता है, जो जोजिला दर्रा है, अब ये इसमें क्वेश्चन देखिएगा, ये नहीं पूछा है कि जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है। दिया है कि जोजिला दर्रा जोड़ता है तो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पूछता कि जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मोडेम किससे जुड़ा होता है? मोडेम प्रोसेसर, मदरबोर्ड, प्रिंटर या फोन लाइन। तो जो मोडेम है वो आपका जुड़ा होता है फोन लाइन से। डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही क्रम में देखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही यानी घटते क्रम में देश क्षेत्रफल के हिसाब से, तो पहले नंबर पे आ जाएगा ब्राज़ील, दूसरे नंबर पर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पर आ जाएगा भारत और चौथे नंबर पर आ जाएगा अर्जेंटीना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। घटते क्रम में है, मतलब अवरोही क्रम में लगाना है। तो पहले पर ब्राज़ील, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पर भारत और चौथे पर अर्जेंटीना। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओलंपिक इतिहास में हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। तो हॉकी में जो हैट्रिक लगाई हैं उनका नाम जो है हो जाएगा वंदना कटारिया, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना किस विभाग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, यानी लॉन्च किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, जो आपका क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का जो प्रथम शिकार है वो कौन हुआ था? तो जो प्रथम शिकार है वो सतारा हुआ था। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का जो प्रथम शिकार है वो सतारा हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल है वो 1848 से 1856 ईस्वी तक था। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी ने ही प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। डलहौजी के शासनकाल में ही इसको बिछाया गया था। और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की 1854 ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाले लॉर्ड डलहौजी थे। और एक क्वेश्चन अच्छा बनता है कि भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस के लेखों सॉरी ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग प्रथम किसने किया था? तो भारतवर्ष का जो इंडिया शब्द का प्रयोग है वो सबसे पहले हेरोडोटस ने किया था। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस के लेखों में मिलता है। अब हेरोडोटस जो थे यूनानी इतिहासकार थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है, हेरोडोटस को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की? तो लोक निर्माण विभाग की जो स्थापना की वो लॉर्ड डलहौजी ने की। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। डाक तार विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में किया गया। और जो लोक निर्माण विभाग है इसकी स्थापना भी की गई थी। और जो लोक निर्माण विभाग की स्थापना है ये भी 1854 ईस्वी में हुई थी, 1854 ईस्वी में, और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचाट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन या नेहरू रिपोर्ट। तो बताना है कि पहले क्या हुआ था, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या और इसके बाद क्या। तो नेहरू रिपोर्ट है जो है वो आपकी 1928 में सौंपी गई थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 में। तो पहले नंबर पर आ जाएगा चौथा, तो सी और डी सही हो रहा है। दूसरे नंबर पे आया था गांधी इरविन समझौता 1931। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देख लेते हैं नेहरू रिपोर्ट 1928, गांधी इरविन समझौता 1931 और जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है ये भी 1931 और सांप्रदायिक पंचाट जो है आपका वो 1932। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये दोनों 1931 और 1931 हैं। तो 19 गांधी इरविन समझौता ये मार्च में हुआ था, मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। और जो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है वो जाके दिसंबर 1931 को प्रारंभ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? कौन सा वो गवर्नर जनरल था जिसने ब्रिटिश भारत में विलय किया था? तो वो लॉर्ड एलनबरो था। लॉर्ड एलनबरो था जिसके शासनकाल के दौरान अगस्त 1843 ईस्वी में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आज के लिए इतना ही। और दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आप लोग देखते रहिएगा इनको और रिवीजन करते रहिएगा। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और अगर आप लोग वीडियो पर नए हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।